विद्यार्थियों, आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ही कड़ी में अपना नेक्स्ट स्लाइड्स पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, थ्योरीज पढ़ रहे थे, तो जो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरीज पढ़ी थी, यानी जो इसका तीसरा पार्ट था, उसमें हमने दो सिद्धांतों की चर्चा की थी, प्रकार्यवादी और संघर्षवादी सिद्धांत। उन दो सिद्धांतों में वो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत थे और वो कैसे सामाजिक स्तरीकरण को समाज के लिए यूजफुल या निगेटिव मानते हैं, उपयोगी या नकारात्मक मानते हैं, उनकी चर्चा हमने की थी। आज हम तीसरी थ्योरी का जिक्र करेंगे। क्या है तीसरी थ्योरी और किसकी है, चलिए देखते हैं। तीसरी थ्योरी है मैक्स वेबर की, जिसे हम मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। यानी इन्होंने किसी एक कारक को सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं माना, बल्कि ये अनेक कारकों को सामाजिक स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इसलिए इनकी थ्योरी को बहुकार के यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी मानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया। उन्होंने धन, शक्ति और प्रतिष्ठा यानी वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा की, जिसका संबंध किससे है? पावर का मतलब पार्टी से, वेल्थ का क्लास से और प्रेस्टीज का स्टेटस से। तो वेल्थ, क्लास, पावर, पार्टी और प्रेस्टीज, स्टेटस। तो इन तीन आधारों पर उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को या समाज में व्याप्त असमानता को समझाने और समझने का प्रयास किया कि कैसे वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज या फिर क्लास, पार्टी एंड स्टेटस के आधार पर समाज में जो फैली असमानता है, जो संस्तरण है, उसको समझा जाना चाहिए। इसलिए ये मल्टी फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी थ्योरी मल्टी फैक्टर थ्योरी कहलाती है। जैसे हम एक एक करके स्तरीकरण को समझें, जो तीन आधार इन्होंने बताए हैं, वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। तो पहला अगर हम लेते हैं क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, वर्ग स्तरीकरण। वर्ग कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है, यानी जब आर्थिक आधार पर जब आप ग्रुप में, जनसंख्या में विभेद करते हैं, अलग करते हैं, समानता या संस्तरण करते हैं, तब वो वर्ग स्तरीकरण कहलाती है। यानी समाज में व्याप्त जो आर्थिक असमानता है, उसको हम वर्ग स्तरीकरण की दृष्टि से देखते हैं। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व यानी ओनरशिप ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड, जीवन अवसर, लाइफ चांसेस, इन सब के आधार पर जब समाज में अंतर देखा जाता है तो वो आर्थिक असमानता को अभिव्यक्त करता है। यानी मार्क्स का जैसे कि आपने वो देखा था, जब हमने मार्क्स का, वेबर के क्लासिफिकेशन किए थे, तो वेबर ने वो किया था ना, एक संपत्तिधारी है। मार्क्स के वर्ग का क्लासिफिकेशन याद कीजिए, उसने क्या कहा था कि एक संपत्तिधारी है, फिर दूसरा गैर संपत्तिधारी है। संपत्तिधारी में कौन आए थे? जिनको पुश्तैनी या जो है जागीर या प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो संपत्तिधारी। दूसरे गैर संपत्तिधारी हैं लेकिन श्वेतपोश हैं, यानी वाइट कॉलर्स हैं। फिर मध्यम वर्ग था और फिर औद्योगिक श्रमिक यानी लेबरर था। तो ये चारों में क्लासिफिकेशन है। किसके आधार पर है ये? उत्पादन साधनों के स्वामित्व या उनके लाइफ चांसेस, जीवन स्तर या जीवन अवसर के आधार पर। ठीक है, तो ये वेबर के अनुसार वर्ग स्तरीकरण है, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है। उनका जो क्लास का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा वो उसी आधार पर है। ऐसे ही आप स्वामी, दास, धनी, निर्धन, पूंजीपति, श्रमिक, ये जो वर्गीकरण पढ़ते हैं ये क्लास के बेस पर है, जो कि मार्क्स ने भी धन के आधार पर किया, आर्थिक असमानता के आधार पर किया, तो वो भी वर्ग स्तरीकरण की एक तरह से बात करते हैं। और वेबर भी जब वेल्थ के आधार पर करते हैं तो वो वर्ग स्तरीकरण को निर्मित करता है। उनका जो चार का क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान होगा: संपत्तिधारी, गैर संपत्तिधारी यानी श्वेतपोश श्रमिक, फिर मध्यम मिडिल क्लास और फिर श्रमिक या लेबरर। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग स्तरीकरण, यानी आर्थिक आधार पर जब आप समाज में या जन समूहों को या जनसंख्या को हायरार्की में बांटते हो या असमानता में देखते हो, तब वो वर्ग स्तरीकरण कहलाता है। दूसरा है इनके हिसाब से प्रस्थिति स्तरीकरण, स्टेटस स्ट्रेटिफिकेशन। स्टेटस जुड़ा है प्रतिष्ठा से, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के असमान वितरण को जब व्यक्त करता है वो प्रस्थिति स्तरीकरण कहलाता है।
स्टेटस स्ट्रेटिफिकेशन, समाज में सभी व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ये आप लोगों ने स्टेटस एंड रोल में भी पढ़ा था। यानी प्रतिष्ठा जुड़ी है स्टेटस से, तो स्टेटस अगर ऊंचा है, उच्च परिस्थिति वाले व्यक्तियों की प्रतिष्ठा उच्च और निम्न परिस्थिति वाले व्यक्ति की समाज में निम्न प्रतिष्ठा होती है। जैसे एक अधिकारी है और एक चपरासी है या क्लर्क है, तो दोनों की प्रतिष्ठा, दोनों के परिस्थिति उच्च और निम्न है, तो उनकी प्रतिष्ठा भी उच्च और निम्न होगी। वेबर एक बात और कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा भी ऊंची हो। अब इसको पहले वाले पॉइंट से देखिए, जब वर्ग स्तरीकरण आपने पढ़ा कि आर्थिक स्थिति उसकी ऊंची है, यानी वो वर्ग स्तरीकरण में उच्च स्थान पर है, तो ऐसा नहीं है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी ऊंची होगी। ठीक है ना, पैसा बहुत है उसके पास, उसकी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से वो उच्च स्तर पर है, लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी अधिक है, ये कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जितने भी धनी लोग हैं, क्या सबकी प्रतिष्ठा उच्च है? नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठा तो परिस्थिति से जुड़ी है। अब ऊंची परिस्थिति पे कोई व्यक्ति बैठा है, ऊंची मतलब ऊपर अपर जॉब है उसके पास, ऊंचा पद है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिष्ठा ऊंची होगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा किससे जुड़ी है? परिस्थिति से, पद से, स्टेटस से। इसलिए स्टेटस ऊंचा तो प्रतिष्ठा ऊंची, स्टेटस नीचा तो प्रतिष्ठा नीची। आर्थिक स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है कि आर्थिक स्थिति ऊंची होने पर इसकी प्रतिष्ठा ऊंची होगी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है शक्ति स्तरीकरण, यानी पावर स्ट्रेटिफिकेशन। पावर के आधार पर, पावर के आधार पर, सामाजिक शक्ति के आधार पर असमानता की चर्चा की जाती है। जो पावर है, सोशल पावर है, किसी के पास आप देखते हैं कोई शक्तिशाली है, कोई शक्तिहीन है। जिसके पास शक्ति है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि जिसके पास शक्ति है, आवश्यक नहीं कि वो आर्थिक और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी उच्च स्तर पर हो। समझ में आ गया? यानी जो तीनों आधार हैं, वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज, तीनों में ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक चीज है तो बाकी की दोनों चीजों में भी वो उच्च स्तर पर होगा। नहीं, ये कहीं भी एक दूसरे से के कंपैरिजन में नहीं आते कि एक होने पर दूसरा तो होगा ही या तीसरा तो होगा ही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसके पास शक्ति है तो जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक दृष्टि से और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी उच्च स्तर पर हो। उसकी परिस्थिति भी समाज में उच्च हो और उसका वर्ग भी उच्च हो, क्योंकि शक्ति जो है वो, उसमें आपका दबाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। अनौपचारिक रूप से शक्ति जो है एक अनौपचारिक शब्द है। जब इन्होंने शक्ति और सत्ता का कंसेप्ट मैक्स वेबर समझाते हैं, वहां पर ये इसकी चर्चा करते हैं कि जो दो शब्द हैं, पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी जो सत्ता है वो औपचारिक होती है, वो औपचारिक शक्ति होती है, फॉर्मल पावर होती है, क्योंकि वो आपको पद के हिसाब से मिलती है। आप जिस किसी पद पर जाते हैं तो आपको अथॉरिटी यानी सत्ता मिल जाती है। ठीक है, आपने उस पद के लिए फाइट किया, आप चुने गए और आप उस सत्ता पे, उस अथॉरिटी, उस पद पे बैठे, आसीन हुए, तो वो अथॉरिटी है जो आपको औपचारिक रूप से मिलती है, समाज द्वारा या संबंधित संस्था द्वारा आपको दी जाती है। और जो शक्ति है वो अनौपचारिक सत्ता है, हमने उसे अर्जित किया है या छीन लिया है, जबरन, उसमें जबरदस्ती का, फोर्स का फैक्टर होता है। तो शक्ति अनौपचारिक रूप से व्यक्ति हासिल कर लेता है, तो वो शक्तिहीन पर या अपने से निम्न परिस्थिति, अपने से निम्न स्थिति वाले लोगों पर वो उसका दबावपूर्ण, उसका पालन कराता है, उनसे, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे पालन कराने की कोशिश करता है। तो इसलिए शक्तिशाली और शक्तिहीन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो शक्ति की दृष्टि से ऊंचे स्तर पर बैठा हो वो आर्थिक दृष्टि से और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी उच्च स्तर पर हो। ठीक है, तो ये तीनों स्तरीकरण वेबर ने जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है उसमें हम तीनों पक्षों को समझना होगा। वेल्थ के आधार पर समाज में क्या स्तरीकरण है,
पावर के आधार पर और प्रतिष्ठा के परिस्थिति के आधार पर। तो वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा मैक्स वेबर ने की है। और तीनों में ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ग मतलब आर्थिक स्थिति ऊंची है तो जरूरी नहीं वो प्रतिष्ठा और शक्ति में भी ऊंचा हो। ऐसे ही परिस्थिति यानी प्रतिष्ठा में ऊंचा है तो शक्ति और आर्थिक दृष्टि से ऊंचा हो, ऐसा नहीं। और ऐसे ही शक्ति में अगर वो ऊंचा है तो जरूरी नहीं कि वो प्रतिष्ठा और आर्थिक दृष्टि से भी ऊंचा हो। तो ये तीनों की जो कॉम्बिनेशन है आपको इसको समझना होगा, तब आप मैक्स वेबर ने जो ये मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। आप कभी इसको अपने आसपास के जो उदाहरण है समाज में उनसे अप्लाई करके देखिए कि जो शक्ति की दृष्टि से ऊंचा है, जो परिस्थिति की दृष्टि से ऊंचा है और जो आर्थिक दृष्टि से उच्च स्थान पर है, तो वो संस्करण को जब आप अपने आसपास के माहौल में समाज में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको तीनों ही जो स्तरीकरण के आधार हैं समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। हमारी यहाँ तीनों थ्योरी समाप्त हो जाती हैं। हमने 3 थ्योरीज की चर्चा की। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि थ्योरीज तो स्ट्रेटिफिकेशन की, आज के हम दौर की बात करें तो और भी बहुत सारी थ्योरीज इसमें अब एड ऑन हो गई हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन 3 थ्योरीज की चर्चा करनी थी। तो मैंने आपको यहाँ 3 ही थ्योरी सिद्धांत बताए हैं, प्रकारवादी, मार्क्सवादी या संघर्षवादी और तीसरा वेबर मल्टीफैक्टर थ्योरी। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के फंक्शंस यानी प्रकार्य क्या क्या हैं। प्रकार्य क्या क्या है, क्या क्या रोल, पॉजिटिव रोल ये प्ले करता है, दैट इज फंक्शंस। विभिन्न पदों के लिए समाज विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देता है। यानी हमने पढ़ा था कि समाज में चूंकि विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, कुछ परिस्थितियों को ऊंचा माना जाता है, कुछ को निम्न माना जाता है, तो हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग समाज पुरस्कार देता है, उन्हें पुरस्कार देता है, वेतन देता है। तो विभिन्न पदों के लिए समाज विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देता है, उच्च पद के लिए अधिक, निम्न पद के लिए कम। स्तरीकरण समाज में संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करता है, ऐसा प्रकारवादी मानते हैं। हमने पढ़ा कि वो कहते हैं कि चूंकि विभिन्न पदों के लिए समाज विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देता है, यानी अलग अलग रैंक के पुरस्कार देता है, तो इससे समाज में संतुलन बना रहता है। क्यों बना रहता है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं प्रकारवादी सिद्धांत में, क्योंकि जब वो अलग अलग पुरस्कार देगा तभी वो अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से काम कर सकेंगे। अधिक योग्यता वाले को अधिक पुरस्कार, कम योग्यता वाले को कम पुरस्कार, इससे समाज में संतुलन बना रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो अधिक योग्यता वाला व्यक्ति है और कम योग्यता वाले व्यक्ति को अगर आप समान पुरस्कार देते हैं तो अधिक योग्यता वाला व्यक्ति भी विकास में योगदान नहीं करेगा और अपनी संपूर्ण योग्यता और कुशलता का प्रयोग नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो समाज में विभिन्नता है पुरस्कार के आधार पर, वो संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करता है, ऐसा माना जाता है। लोगों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। अगर जो उच्च पद पर है या निम्न पद पर है, वो जिस भी पद पर है, तो उनके उस पद से जुड़े हुए जो उत्तरदायित्व हैं वो उनमें विकसित होते हैं। अगर व्यक्ति को उसके हिसाब से पुरस्कार मिलता है, उसकी जॉब के हिसाब से और उसके पद के हिसाब से, तो वो व्यक्ति उन उत्तरदायित्वों को निभाना अपना भूमिका मानता है, अपना दायित्व मानता है, अपनी उन भूमिकाओं को निभाना उत्तरदायित्व मानता है, और इससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है कि ये मेरा पद है और पद के अनुसार मुझे अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। और जब वो भूमिका का निर्वाह सही ढंग से करेगा तभी उसे समाज में पुरस्कार मिलेगा। तो उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होता है इससे, स्ट्रेटिफिकेशन से। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण होता है। ऑब्वियसली परिस्थिति अगर तय है तो उसके हिसाब से उसकी भूमिका भी तय होती है कि जिस परिस्थिति या जिस पद पर है उससे संबंधित भूमिका का उसे निर्वाह करना है। तो स्तरीकरण समाज में व्यक्ति की क्या स्टेटस है, क्या परिस्थिति है और क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए, इसका निर्धारण करता है। इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन भी संभव है। तो स्तरीकरण से समाज में परिवर्तन भी आता है, समाज में बदलाव की संभावना भी उत्पन्न होती है। परिस्थिति बदली, भूमिका बदली तो समाज में बदलाव भी होगा, यानी परिस्थिति और भूमिका बदलेगी तो समाज में अपने आप परिवर्तन होगा। स्तरीकरण के जो स्तर हैं उनमें भी बदलाव होता है। जैसे निम्न परिस्थिति में व्यक्ति है, उसने अपनी योग्यता अर्जित करके और शिक्षा अर्जित करके अपने पद में बदलाव कर लिया, वर्ग में, तो वो निम्न वर्ग से मध्य वर्ग में, मध्य वर्ग से
उच्च वर्ग में जा सकता है। ऐसे ही कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति अचानक से डाउन हो गई, उसने अपना सारा जो पैसा है या धन संपत्ति है वो खो दी, तो क्या होगा, वो नीचे वर्ग में आ जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन भी संभव है स्ट्रेटिफिकेशन में। जो निम्न परिस्थिति है, निम्न वर्ग वाला है, वो उच्च और ऊपर वाला निम्न में जो है आ जा सकता है अपनी योग्यता, कुशलता, धन अर्जन के आधार पर, पुरस्कार प्राप्ति के आधार पर। तो अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार और बुरा कार्य करने पर या समाज विरुद्ध कार्य करने पर सजा मिलती है। ये भी स्ट्रेटिफिकेशन का एक आधार है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दुष्प्रकार्य की, यानी डाइफंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की। क्या क्या डाइफंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है या दुष्प्रकार्य हैं? क्या नकारात्मक भूमिका निभाता है स्ट्रेटिफिकेशन? समाज में निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। एक बार उसको ऊंचा पद मिल गया तो उसको लगता है कि मैं समाज में हमेशा उच्च स्तर पर ही रहूंगा, तो वो आराम से हो जाता है और अपनी भूमिका को या दायित्व को कई बार निभाने से में लापरवाही कर देता है। तो एक तरह से समाज में निष्क्रियता को बढ़ावा मिल जाता है। एक बार पद हासिल हो गया तो वो निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा, वर्ग चेतना का विकास होता है, यानी क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। अपने अपने क्लास, अपने समान वर्ग के लोगों के प्रति हम जागरूक होते हैं, तो वर्ग चेतना का विकास होता है। लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति हीनता और पक्षपात की भावना रखता है। अपने वर्ग के प्रति तो वो अच्छी भावना रखता है या उसके विकास और उससे जुड़ता है, उसकी तरक्की, उसके विकास, उसकी प्रगति, तो अपने वर्ग के प्रति तो वो जागरूक हो जाता है, तो इसे क्लास कॉन्शियसनेस कहते हैं हम। और दूसरे वर्गों के प्रति वो हीन भावना या पक्षपात की भावना विकसित कर लेता है। आपने समाज में देखा होगा, जब जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर होता है तो अपने अपनी जाति और धर्म के लोगों को हम प्रमोट करते हैं और दूसरे जाति और धर्म के लोगों को या दूसरे आर्थिक दृष्टि से जो उच्च है और आर्थिक दृष्टि से जो निम्न है उनके प्रति हमारे मन में हीनता और पक्षपात की भावना आ जाती है, हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। तो ये भी स्तरीकरण का, क्योंकि सबको उच्चता और निम्नता में हमने बांट दिया है, तो उसी क्रम में हम अपने वर्ग के लोगों के साथ एक तरह की भावना और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनके साथ दूसरी तरह की भावना विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसके द्वारा समाज में निराशा और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिससेटिस्फेक्शन आता है। नेचुरली है कि जब हम वर्गों के बीच में, समूहों के बीच में इस आधार पर विभाजन करने लगे कि ये मेरा और ये तेरा, हम और वे की भावना विकसित करने लगे, वी एंड दे की भावना विकसित करने लगे, तो जो पिछड़ जाता है उसमें और जिसको हम प्रमोट नहीं कर पाते हैं या जो कहीं हमेशा हाशिए पर चला जाता है, उस वर्ग में निराशा और असंतोष आ जाता है। वो हमेशा उस चीज के लिए अपने आप को दोषी मानता है, अपनी किस्मत को दोषी मानने लगता है और समाज के प्रति आक्रामक हो जाता है, विरोधी हो जाता है। कई बार वो आक्रामक और विरोधी समाज के प्रति हो जाता है और कई बार अपने प्रति हो जाता है। तो अपने प्रति होता है तो आपने देखा होगा कि वो आत्महत्या जैसे कदम या अपराधी प्रवृत्ति की तरफ चला जाता है, और समाज के प्रति होता है तो वो समाज के प्रति अपना विध्वंसक भूमिका निभाता है। तो इस तरह से समाज में निराशा और असंतोष की भावना भी असमानता से उत्पन्न होती है। ये अभी पॉइंट हमने बोला भी कि समाज में असमानता को उत्पन्न करता है स्तरीकरण, बिल्कुल सही, कि समाज में जब गैर बराबरी होगी तो क्या होगा, समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, समाज में तनाव उत्पन्न होगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, युद्ध जैसी स्थितियां भी कई बार बन जाती हैं। तो समाज में असमानता को उत्पन्न करता है और समाज में उत्पन्न असमानता के कारण ये नकारात्मक स्थितियां जो हैं वो पनपने लगती हैं। संघर्ष है, विरोध है, युद्ध जैसी स्थिति है, ये सारी चीजें समाज में बढ़ने लगती हैं। और ये एक व्यक्तित्व विरोधी संरचना है, यानी एंटी पर्सनालिटी, एंटी इंडिविजुअल थ्योरी स्ट्रक्चर है एक तरह से। कैसे? आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी में भी ये सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करना, एक किसको प्रमोट करना और किसी को डिमोट करना। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी पर्सनालिटी का भी हिस्सा बनती हैं और फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक ये ट्रांसमिट होती चली जाती हैं
और जो आपकी पर्सनालिटी है वो उसी तरह की बन जाती है। हर चीज़ में हमें भेदभाव करने की आदत हो जाती है। इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, कास्ट, क्लास, क्रीड, एजुकेशन, इन सब आधारों पर समाज में हम स्ट्रेटिफाई करने लगते हैं लोगों को, यानी उनको विभेदीकृत करने लगते हैं। उन असमानता और संस्तरण का तत्व उसमें शामिल हो जाता है। उच्चता और निम्नता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखने लगते हैं और परिणाम स्वरूप समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक पक्ष देखें तो उसको उसकी योग्यता के हिसाब से मिलता है व्यक्ति को, अधिक योग्यता वाले को अधिक और कम योग्यता वाले को कम। और दूसरी तरफ क्या करता है, ये समाज में असमानता को और ज्यादा बढ़ा देता है, निराशा और असंतोष को बढ़ा देता है। और जो हाशिए पर खड़ा वर्ग होता है या हाशिए पर खड़े लोग या जनसंख्या होते हैं, उनमें निराशा और असंतोष को उत्पन्न करता है। तो ये इसके, और ये कई बार उनमें निष्क्रियता भी आ जाती है, ये मानकर कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे तो भाग्य में ही यही लिखा था, और तो वो उसके लिए प्रयास भी नहीं करता। उससे समाज उसमें उसकी पर्सनालिटी में निष्क्रियता बढ़ जाती है, वो एफर्ट भी नहीं करने की कोशिश करता। तो कई बार ये नेगेटिविटी भी आती है। तो दोनों ही पक्ष हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज आपके ये जो हमने इसको 4 स्ट्रेटिफिकेशन को 4 जो है लेक्चर्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। कोई भी डाउट हो आप सवाल कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।